इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक है। इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। मन बेटा, हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। माँ, ये अचानक कैसे हो गया? भगवान से हमारा साथ नहीं देखा गया बेटा। वो हम सबको बेसहारा छोड़कर चले गए, हमेशा हमेशा के लिए। मैं जब दिवाली पे आया था माँ, तो बहुत चुपचाप से थे। मुझे क्या मालूम था वो ये कर लेंगे माँ। मुझे भी कहाँ पता था बेटा। अगर मुझे पता होता तो मैं उन्हें समझाती। एक रात को अचानक उठे और रेल की पटरी पे जाएंगे। मैं तो उनके आखिरी दर्शन भी नहीं कर पाया माँ। कितना अभागा हूँ मैं। उनका चेहरा रेल से कुचल के ऐसा हो गया था कि पहचाना भी नहीं जा रहा था। हे भगवान। पिताजी, पिताजी आपने ऐसा क्यों किया? पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? पिताजी, क्यों किया? पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उन्हें आत्महत्या के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं दिखा। माँ, अब हमें कौन संभालेगा? हमारा क्या होगा माँ? मेरी पढ़ाई का खर्चा। पिताजी हमें इतना बेसहारा क्यों छोड़ गए माँ? मत रो बेटा, हम इस दुख को हम दोनों को मिलकर ही बर्दाश्त करना होगा। तुम्हारे पिताजी चले गए तो क्या हुआ? मैं तो हूँ, मैं बनूंगी तुम्हारा सहारा। माँ, कुछ पता चला पिताजी ने आत्महत्या क्यों की? चड्ढा साहब ने उन्हें चोरी करते हुए देख लिया था। बस इसी बदनामी के डर ने उनकी जान ले ली। मुझे क्या पता था कि वो ऐसा करने वाले, वरना मैं तो उन्हें घर से निकलने ही नहीं देती। पिताजी, मत रो मन, मत रो बेटा। देखो, मरने वाले के साथ मरा तो नहीं जा सकता ना। अपने पिताजी को हाथ जोड़ो और भगवान से प्रार्थना करो कि वो उनकी आत्मा को शांति दे। चड्ढा साहब, आप अभी तक ऑफिस में ही बैठे हैं? क्या करें डॉक्टर साहब, आजकल काम काफी पेंडिंग पड़ा है और बिजनेस भी मंदा चल रहा है। अब जब आपकी कंपनी में कमलाकांत जैसे लोग होंगे तो यही होगा। आपने कुछ बताया नहीं। किस बारे में डॉक्टर साहब? अरे वही कमलाकांत के बारे में। उस दिन के बाद क्या हुआ? वो दोबारा मिलने आया कि नहीं? वो अब कैसे मिलने आएगा डॉक्टर साहब? क्यों? आपको पता नहीं? क्या हुआ? वाकई मुझे कुछ नहीं मालूम। कमलाकांत ने तो आत्महत्या कर ली है, सुसाइड। क्या? क्या कह रहे हैं आप? इस बात को तो एक दिन बीत गया डॉक्टर साहब। ये सुनकर तो बहुत अफसोस हो रहा है चड्ढा साहब। उसने ऐसा क्यों किया होगा? अपनी बदनामी को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं थी उसमें, इसीलिए उसने ऐसा किया। अरे लोग तो बड़ी बड़ी चोरियां करते हैं, पकड़े जाते हैं, लेकिन वो तो आत्महत्या नहीं करते। अब अपनी नौकरी के अंतिम दिनों में
जब रिटायरमेंट के कुछ साल बाकी थे, ऐसे में ऐसा कलंक, वो अपनी गलती को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा डॉक्टर साहब। मुझे ये सुनकर सचमुच में दुख हो रहा है। उसकी गलती साबित करने में मेरी ही भूमिका थी। काश मैं उसके बारे में आपको नहीं बताता। सच्चाई कभी छिप नहीं सकती डॉक्टर साहब। यह भी आप सही कह रहे हैं चड्ढा साहब। अब चोर को चोर ना कहते तो क्या कहते, लेकिन मुझे इसका अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा कदम भी उठा सकता है। किसी की मौत पर हमदर्दी हो ही जाती है डॉक्टर साहब, लेकिन उसकी करतूत ही ऐसी थी कि हम और आप क्या कर सकते हैं। लेकिन चड्ढा साहब, मेरे अंदर एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। मैं जानता हूँ डॉक्टर साहब, आप कोमल और भावुक हृदय की, आपकी ईमानदारी और सच्चाई किसी की मौत बर्दाश्त नहीं कर सकती। चड्ढा साहब, मुझे ये सुनकर वाकई बहुत दुख हुआ है। डॉक्टर साहब, ऐसे दोगले इंसानों का अंत तो ऐसा ही होता है। मुझे तो उसके परिवार की चिंता हो रही है चड्ढा साहब। उसकी बीवी, उसके बच्चे का क्या होगा? वो भी कमलाकांत के किए गए पाप को सारी जिंदगी भुगतेंगे। आप उसके बारे में इतना मत सोचिए। क्या करूं, हूं तो आखिर इंसान ही ना। अरे छोड़िए डॉक्टर साहब, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। अच्छा, अभी मुझे कुछ काम करना है डॉक्टर साहब, मैं आपसे फिर बात करता हूँ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। माँ, ये डॉक्टर गजेंद्र कौन है? क्यों, क्या हुआ? तुम बताओ तो सही। क्या तुम जानती हो उनके बारे में? सिर्फ इतना ही कि वो कभी कभी तुम्हारे पिताजी से मिलने आते थे, लेकिन बात क्या है? मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूँ। लेकिन क्यों, किस लिए? वो तो तुम्हारे पिताजी के दोस्त थे। दोस्त नहीं, वो दुश्मन थे मेरे पिताजी के। उन्होंने मेरे पिताजी की हत्या की है। ये क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? मैं बिल्कुल होश में हूं मां, लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो बात मुझे पता चल गई उसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम। क्या पता चल गया है तुम्हें? किसने तुम्हें बता दिया कि डॉक्टर गजेंद्र तुम्हारे पिता के हत्यारे हैं? ये चिट्ठी मिली है मुझे पिताजी की। इसमें लिखा हुआ है कि उनके मरने के बाद ही मुझे चिट्ठी मिले। कहाँ थी चिट्ठी? मेरे कबर्ड में रखी थी, जो शायद आपको दिखाई नहीं दी मां। इसमें सब बातें साफ साफ लिखी हुई। क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि डॉक्टर गजेंद्र ने ही उन्हें चोरी करने के लिए मजबूर किया था और उनके कहने पर ही पिताजी ने गलत काम किया। पता नहीं उन्होंने ये सब बातें क्या सोचकर लिखी। और इतनी बात तो आप भी जानती कि पिताजी कभी कोई बात झूठ नहीं लिखेंगे। हो ना हो डॉक्टर गजेंद्र ही उनकी मौत के जिम्मेदार है मां। जो आदमी आज है ही नहीं, उसकी बात का क्या विश्वास करूं? सच्चाई तो यह है कि गलती तुम्हारे पिताजी की थी। लेकिन उन्हें यह गलती करने के लिए मजबूर किसने किया मां? बेटा, मैं जानती हूँ कि अपने पिताजी की चिट्ठी पाकर तुम्हें डॉक्टर गजेंद्र पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन डॉक्टर गजेंद्र तुम्हारे पिताजी की मदद करना चाहते थे। तुम्हारे एडमिशन के डोनेशन के 50,000 रुपए डॉक्टर गजेंद्र ने ही दिए थे। पैसों का लालच देकर उन्होंने मेरे पिताजी को चोर बना दिया मां। ऐसा नहीं है। एक बेटे होने के नाते तुम सिर्फ अपने पिताजी का ही पक्ष देख रहे हो। कुछ भी हो मां, मैं उस गजेंद्र को छोड़ूंगा नहीं। ये सब उसी का किया हुआ है। वरना पिताजी जो ईमानदारी की राह पर चले, वो ऐसा गलत काम कभी कर ही नहीं सकते मां। अपने पिताजी की चिट्ठी पाके इतनी ज्यादा तैश में आने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत बड़े आदमी हैं। अब जब तुम्हारे पिताजी रहे नहीं, तो डॉक्टर साहब के बारे में बुरा सोचने से वो वापस तो नहीं लौट आएंगे। लेकिन मां, ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई है। वो होंगे बड़े आदमी, लेकिन मेरे पास उनके लिए नफरत ही नफरत है। तुम्हारी नफरत से कोई काम नहीं चलने वाला। तुम्हारे पिताजी के बाद घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। पिताजी के ना होने से पढ़ाई की फीस चुकाना भी मुश्किल है मां। और अब तो मेरा दिल भी नहीं लगता पढ़ाई में। तो फिर तुम क्या करोगे? कोई काम। मैं एक ऐसी नौकरी करूंगा मां, जिसमें हम दोनों का खर्च निकल सके। मैं कल जाके चड्ढा जी से मिलता हूं।
चड्ढा साहब हैं और मुझे उसे मिलना है, जरूरी काम। आपका नाम? मनस्वी कमलाकांत। आप कमलाकांत जी के बेटे हैं? जी हाँ। ठीक है, आप बैठिए, मैं साहब को बोलता हूँ। सर, कमलाकांत का बेटा आया हुआ है और आपसे मिलना चाहता है। कमलाकांत का बेटा मुझसे मिलने? जी सर। ठीक है, भेज दो अंदर। ओके सर। आपको साहब ने बुलाया। नमस्कार सर। नमस्कार। जी, मेरा नाम मनस्वी है, मैं स्वर्गीय कमलाकांत जी का बेटा। हाँ बोलो, यहाँ क्यों आए हो? आप तो जानते ही हैं, पिताजी की अचानक मौत के बाद हम लोग बिल्कुल बेसहारा हो। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? सर, अब सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आ गई हैं, इसीलिए मैं आपके पास नौकरी मांगने आया हूं। पिताजी की जगह खाली हुई है आपके ऑफिस में, वो अगर मुझे मिल जाए तो बहुत उपकार होगा। बात उपकार की होती तो मैं तुम्हें जरूर रख लेता, लेकिन बात तो यहाँ एक सांप की जगह सपोले को पालने की है। ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पिताजी ने इस कंपनी के साथ, मेरे साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी की है? लेकिन सर, पिताजी को ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था। जिस मजबूरी ने तुम्हारे पिताजी को चोर बना दिया, वो मजबूरी तुम्हारी भी तो हो सकती है। आखिर खून तो एक ही है। सर, आप मेरे पिताजी की आत्मा को इस तरह अपमानित मत कीजिए। अरे, उन जैसा सच्चा और ईमानदार आदमी तो इस दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलता है। जिसकी चोरी को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है, उसकी ईमानदारी और सच्चाई का बखान कर रहे हो? वो कहावत है ना कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। मैं तुम्हें इस कंपनी में कोई नौकरी नहीं दे सकता, सॉरी। लेकिन प्लीज सर। तुम तो पढ़ाई कर रहे थे, तुम्हारी पढ़ाई के डोनेशन के लिए कमलाकांत ने 50,000 रुपए दिए थे। जी हाँ, लेकिन मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। अब मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में। अच्छा, मन नहीं लगता तो तुम उस कंपनी में नौकरी मांगने आ गए हो जहां तुम्हारे बाप की करतूत को इस कंपनी का सारा स्टाफ जानता है। सर, शायद आपको पता नहीं, लेकिन पिताजी ने जो कुछ भी किया वो डॉक्टर गजेंद्र के कहने पे किया। अच्छा, मरे हुए बाप की सफाई देने के लिए नई कहानी कर ली? डॉक्टर गजेंद्र ने खुद यहाँ आकर कमलाकांत के सामने सारी सच्चाई मुझे बताई थी। कमलाकांत इस कंपनी से चोरी करके स्वर्ण भस्म डॉक्टर गजेंद्र को बेचा करता था। ये झूठ है सर, ये बिल्कुल झूठ है। मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते थे। उन्होंने यही किया था, और जब उनकी चोरी पकड़ी गई तो बदनामी की डर से उन्होंने आत्महत्या कर ली।